बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बायोकेमिक साल्ट जिसका नाम फेरम फास है, इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। फेरम फास एक बायोकेमिक साल्ट है। जिस तरह हमने पहले भी कुछ बायोकेमिक साल्ट पर बातचीत की, इसी तरह का एक बायोकेमिक साल्ट फेरम फास भी है। जब फेरम फास की जिस्म के अंदर कमी वाक़या होती है तो कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। आप यूँ कह लें कि आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो फेरम फास की डेफिशिएंसी है। आयरन मीन लोहा, और इसको हीम भी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के अंदर ख़ास करके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है उसका रंग सुर्ख होता है। ब्लड के अंदर सुर्खी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। और इसका एक टेस्ट भी होता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेक करवानी हो तो एचबी का टेस्ट करवाते हैं। एचबी अगर लो हो तो इट मीन के हीमोग्लोबिन की जिस्म के अंदर कमी वाक़या हो गई है या आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। अब आयरन डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर कौन से मसाइल पैदा होते हैं, कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आयरन हमारी बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हर शख्स के अंदर ये इसकी एक काफ़ी मकदार पाई जाती है। मसलन अगर एक शख्स है उसका जो वज़न है वो 65 kg वज़न हो तो उसमें 2.8 ग्राम आयरन होती है। यानी 65 किलोग्राम वज़न वाला कोई शख्स जो है उसके अंदर 2.8 ग्राम आयरन मौजूद होती है। अगर इस मकदार से कम हो जाए आयरन तो फिर आयरन डेफिशिएंसी कहलाएगी, या आप एचबी लो जो है वो उसका जो पेशेंट यानी आप उसे कहेंगे कि इसकी एचबी लो है। तो इलामात क्या पैदा होंगी, उसमें बीमारियां क्या पैदा होंगी जिसकी एचबी लो हो या जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो। इलामात पैदा क्या होंगी, इसको समझने से पहले एक पॉइंट ये समझ लें कि ये जो आयरन है इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने वाली यही चीज़ है, यही हीमोग्लोबिन है, यही आयरन है जो कि ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करती है। अगर इसकी कमी वाक़या हो जाए तो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी, जैसे अस्थमेटिक कंडीशन होती है दमे वाली, वो कंडीशन होगी, यानी सांस छोटे हो जाएंगे, तो ये वाला मसला होगा। और जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी वाक़या होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म का अमल जो है वो भी, तो ऑक्सीडेशन जब होती है ऑक्सीजन होगी तो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, तो वो भी डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारी जिस्म के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जब ऑक्सीजन की जिस्म के अंदर कमी वाक़या होती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल इस तरह के बनते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ हैं, उनके अंदर रिलैक्सेशन और कंस्ट्रिक्शन, ये दो अमल ऐसे हैं, यानी उनका फैलना और उनका सिकुड़ना ये जारी रहता है। फैलना और सिकुड़ना जो है इसमें एक मुनासिब किस्म का वक्फा होता है और इससे ब्लड आगे चलता रहता है। और अगर इनमें से एक अमल भी डिस्टर्ब हो जाए, यानी रिलैक्सेशन, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन बढ़ जाती है, यानी वो रिलैक्स हो जाती हैं, ज़्यादा फैल जाती हैं। सादा लफ्ज़ों में खून की नालियाँ फैल जाती हैं, और जब खून की नालियाँ फैल जाती हैं ज़्यादा, फिर बाद में उन्होंने सिकुड़ना होता है तो फिर ब्लड आगे चलता है। लेकिन सिकुड़ाव का अमल डिस्टर्ब हो जाता है और फैलने का अमल जो है वो बढ़ जाता है, तो ये मसला एक बन जाता है। इसी तरह सिकुड़ाव और फैलाव जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर भी, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसी तरह गॉल ब्लैडर, पित्ता जो है उसके अंदर बाइल होता है, और बाइल जब पित्ता बाइल से भर जाता है, भरते वक्त तो जब बाइल उसमें आ रहा होता है उसमें रिलैक्सेशन होती जाती है ना, वो फैलाव होता जाता है।
और जब उसने वो बाइल आगे चलाना होता है तो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये अमल जो है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये होता रहता है, और फैलाव जब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ जाता है तो फिर वहाँ पे ब्लड कंजेशन हो जाती है। इसको मेडिकल ज़बान में हाइपरीमिया भी कहते हैं, ब्लड कंजेशन कह लें या हाइपरीमिया कह दें। तो ये मसला भी बन जाता है, और इससे फिर जब कंजेशन होगी तो कुछ अलामात सामने आएंगी जिनमें स्वेलिंग एक अलामत है। स्वेलिंग पैदा होगी, जिधर भी ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होगा वहाँ पे स्वेलिंग होगी, और वहाँ पे रेडनेस होगी, वहाँ पर पेन होगी। और ये जो 2-3 अलामात हैं ये जहाँ पे ब्लड कंजेशन होगी वहाँ पे पैदा हो जाएंगी। नंबर 1 स्वेलिंग, नंबर 2 रेडनेस, और नंबर 3 पेन। तो ये 3 अलामात वहाँ पे पैदा हो जाएंगी। और इसके अलावा वहाँ पे अगर आप हाथ लगाएं तो हीटेड होगा वो एरिया, हीट बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है जब ब्लड बढ़ेगा किसी एरिया में तो वहाँ ब्लड की वजह से ही हीट होती है, तो वहाँ पे हीट भी पैदा हो जाएगी। ये इलामात इस तरह की हैं जैसे कि फ़ीवर होता है, तो लिहाजा फ़ीवर में भी इस दवाई को पहले नंबर पे याद रखते हैं कि जब बुखार चढ़ता है तो सबसे पहले होम्योपैथिक में बुखार की सबसे बेहतरीन दवाई फेरमफासी कहलाती है। और इसी तरह से जब बॉडी के अंदर कहीं भी स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की जो इब्तदाई स्टेज है उसमें यही दवाई इस्तेमाल होती है। स्वेलिंग हो एक्सुडेशन से पहले पहले, यानी पस पड़ने का अमल जो है जब तक वो नहीं होता उससे पहले पहले जो कंडीशन होती है उसमें ये दवाई इस्तेमाल होती है। जब पस पड़ जाती है तो फिर ये दवाई नहीं, फिर कोई और दवाई जो है उसका दायरा इख्तियार आ जाता है, इसका निकल जाता है। ये दवाई उस वक्त तक है जब तक कि पस नहीं पड़ती। पस पड़ने से पहले पहले स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, पेन हो, जो भी मसले मसाइल इस स्वेलिंग की वजह से होते हैं, इस तरह की जो कंडीशन है उसको ये दवाई कंट्रोल करती है। और इसको जब हम जिस्म के हर हिस्से में देखते हैं इसी तरह की कंडीशन, यानी सर दर्द स्वेलिंग की वजह से हो सकता है। और इसकी एक ख़ास पहचान ये भी है कि ठंडक से आराम आता है इसकी अलामात को। फेरमफास की जो भी अलामात पैदा होती हैं जब वो जो पेशेंट है वो ओपन एयर में जाता है, बाहर खुली हवा में जाता है, या उसे थोड़ी ठंडक लगती है तो उससे उसको अफाका मिलता है। मिसाल के तौर पे उसको सर दर्द है तो उसके सर दर्द को खुली हवा में अफाका होगा। इसी तरह से उसकी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, आंखों के अंदर सुर्खी हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, और साथ में आंखें जो हैं वो बहुत शदीद किस्म की दर्द उनमें शुरू हो जाए। उस वक्त भी यही दवाई है, और उस वक्त भी पहचान यही है कि आप जब खुली हवा में निकलते हैं तो आंखों की वो दर्द जो है उसमें अफाका होता है। और इसी तरह से आप गले में आ जाएं, गले के अंदर शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो और गला दर्द कर रहा हो और दुखन हो गले में, तो इब्तदाई तौर पे यही दवाई है। बाद में जब गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या और मसले मसाइल क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए तो कोई और दवाई होगी, लेकिन इब्तदाई तौर पे यही दवाई है। तो इसी तरह से नीचे आ जाएं चेस्ट इन्फेक्शन में, तो इब्तदाई तौर पे जो ब्रोंकाइटिस होगी, खांसी होगी, उसमें चेस्ट में पेन होगी साथ, तो इसी दवाई का इस्तेमाल इब्तदाई तौर पे करना है। इसमें साथ बुखार की अलामात भी अक्सर औकात साथ साथ रहती हैं, और कभी कभार साथ वोमिटिंग भी होती है। बुखार की अलामात और वोमिटिंग की अलामात ये तकरीबन साथ साथ इसमें रहती हैं। और इसके अलावा आप चेस्ट के अलावा नीचे आ जाएं, एब्डामन के हवाले से देखें तो पेट के अंदर दर्द होना और स्वेलिंग महसूस होना, तो उस वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो इंतड़ियों की अगर स्वेलिंग हो जाती है किसी वजह से, इंतड़ियों की पेन होती है, तो उसमें भी इब्तदाई तौर पे आप इसी दवाई का इस्तेमाल करेंगे। और जोड़ों में दर्द हो जाती है, कोई ठंडी हवा लगती है, स्वेलिंग हो जाती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, तो इब्तदाई तौर पे आप इस दवाई से फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन बहुत क्रॉनिक मसला हो तो फिर नहीं है। तो इसी तरीके से जिस्म के सारे हिस्सों पर इसके असरात हैं, लेकिन आपने इसकी पहचान स्वेलिंग से करनी है कि इब्तदाई स्वेलिंग, साथ में रेडनेस, साथ में पेन,
ये वाली इलामात जब आपको नज़र आएँ तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जिनमें खून की कमी हो, अनीमिया हो, आयरन डेफिशिएंसी सीधी सीधी नज़र आ रही हो, एनेमिक पेशेंट जितने भी होते हैं, यानी खून की कमी का शिकार जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनमें इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो जिस्म के किसी भी हिस्से से, फ्रेश ब्लीडिंग हो, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक दवाई मैंने पहले एपिकाक आपको बताई थी, उसमें भी ब्राइट ब्लड जो है उसकी ब्लीडिंग हो, यानी साफ़ सुथरा फ्रेश ब्लड जो है जब वो ब्लीड हो रहा हो तो उस वक्त आप इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें किसी इंजरी में भी, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस वक्त की जो ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोकने के लिए आप फेरमफास का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। एक और दवाई भी है आर्निका। आर्निका के साथ ये बायोकेमिक साल्ट है, इसको अगर आप मिला के देते हैं, दोनों अद्वियात आप देते हैं, कोई भी एक्सीडेंट का मसला हुआ और ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया और कोई चोटें लग गई, तो उसको जो ब्लड उसका निकल रहा है, एक तो ये दवाई उसके ब्लड को रोकेगी, दूसरा ये कि ये अगर साथ में आर्निका आप देते हैं तो कैपिलरी जो डैमेज हो जाती हैं उनको वो रिपेयर भी करेगी। तो ये दोनों दवाइयाँ अगर मिला के आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आर्निका अगर नहीं मिलती, फ़र्ज़ किया तो खाली ये आपके पास है तो आप ये भी दें तो ये भी काम करेगी उसी की तरह। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए भी होगी ये। ब्लीडिंग कहीं से भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट की ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग वैसे अगर नाक से होती है, जिसे नक्सीर कहते हैं, तो उसमें भी आप ये दवाई दे सकते हो। कान से ब्लीडिंग होती है, अगर खांसी रेशे के साथ ब्लीडिंग हो रही है, साथ ब्लड आ रहा है, तो उस वक्त आप दे सकते हो। और अगर हेमोराइड है, यानी ये जिसे आप पाइल्स भी कहते हैं, ये क्या, बवासीर, तो उसमें ब्लीडिंग, अगर फ्रेश ब्लीडिंग आ रही है तो उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह ये चंद बड़े बड़े मसाइल, यानी एक तो ब्लीडिंग को रोकने की ये दवाई होगी, दूसरा स्वेलिंग को रोकने की ये दवाई होगी, पेन जो इब्तदाई स्वेलिंग की वजह से होती है उसमें इस दवाई का इस्तेमाल हो गया, और एनीमिया के जो शिकार पेशेंट हैं उसमें इस दवाई का इस्तेमाल हो गया, बच्चे ख़ास करके एनेमिक जो चिल्ड्रन हैं उसमें इस दवाई का इस्तेमाल आप करें तो बच्चे जो हैं उनकी जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो मैंने नाजरीन, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसके बारे में जो इब्तदाई चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। और मज़ीद अगर कोई आपने इस दवाई के बारे में कोई आपने पूछना हो तो आप वो मेरे व्हाट्सएप पे या इसी मेरी वीडियो के नीचे आप लिखें, तो इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आप समझते हैं कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इससे जो लोग इसे सुनेंगे सेहत के हवाले से उनके लिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो उन तक ये पहुंचनी चाहिए, तो फिर आप इसको अगर मुनासिब समझें तो शेयर भी करें, और अगर मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया नाजरीन वीडियो देखने का। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।